क्या एक गरीब किसान परिवार में जन्मा लड़का जिसने बचपन में ही पिता का साया खो दिया था, कभी पूरे देश का सबसे ताकतवर शासक बन सकता है? और क्या वही व्यक्ति अपने फैसलों के कारण दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में भी गिना जा सकता है? यह कहानी एक इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की है, एक ऐसे शख्स की जिसने अपने देश को आर्थिक प्रगति भी दिलाई, बड़े युद्धों में भी झोंका और अंत में अपने शासन के कारण पूरी दुनिया की निगाहों में आ गया। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को उत्तरी इराक के तिक्रित के पास स्थित अल औजा नामक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। जन्म से पहले या उसके तुरंत बाद ही उनके पिता का निधन हो गया या वे परिवार को छोड़कर चले गए। इसके बारे में अलग अलग ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। बचपन कठिनाइयों से भरा था। कुछ समय बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक सोच पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय इराक पर राजशाही का शासन था और ब्रिटेन का प्रभाव काफ़ी मजबूत था। देश में विदेशी प्रभाव के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। यही माहौल सद्दाम की सोच को आकार देने लगा। किशोरावस्था में ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए वे बगदाद पहुंचे। यही उनकी मुलाकात बाथ पार्टी के विचारों से हुई। बाथ पार्टी अरब राष्ट्रवाद, एकता और समाजवादी नीतियों का समर्थन करती थी। 1957 में सद्दाम इस पार्टी के सदस्य बन गए। यही फैसला उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की एक असफल साजिश में उनका नाम सामने आया। योजना विफल रही और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले वे सीरिया गए और बाद में मिस्र पहुंचे। मिस्र में उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और वहां के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के नेतृत्व में प्रभावित हुए। नासिर उस समय पूरे अरब जगत में एक प्रभावशाली नेता माने जाते थे। 1963 में इराक में सत्ता परिवर्तन हुआ और कासिम को हटाया गया। इसके बाद सद्दाम वापस इराक लौटे। उन्होंने फिर से कानून की पढ़ाई शुरू की और बाथ पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। लेकिन नई सरकार ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जल्द ही सत्ता फिर बदल गई और सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1966 में वे जेल से भाग निकलने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने बाथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संगठन क्षमता, अनुशासन और रणनीति में उन्हें पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल कर दिया। 1968 में बाथ पार्टी ने बिना बड़े रक्तपात के सत्ता पर कब्जा कर लिया। अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति बने और सद्दाम उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने। धीरे धीरे सरकार के लगभग हर महत्वपूर्ण निर्णय में सद्दाम की भूमिका बढ़ती गई। वे औपचारिक रूप से दूसरे स्थान पर थे, लेकिन वास्तविक शक्ति लगातार उनके हाथों में केंद्रित होती जा रही थी। सद्दाम ने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और विरोधियों को सत्ता से दूर किया। समर्थकों के अनुसार इससे सरकार मजबूत हुई, जबकि आलोचकों का कहना था कि इससे राजनीतिक विरोध को दबाया गया और सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई। 1972 में इराक अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुछ ही समय बाद वैश्विक तेल संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं और इराक की आय में तेज वृद्धि हुई। इस धन का उपयोग सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी निवेश बढ़ा। इसी दौर में इराक को मध्य पूर्व के अपेक्षाकृत बेहतर जीवन स्तर वाले देशों में गिना जाने लगा। साथ ही सरकार ने सेना को भी अत्यधिक बनाने पर भारी खर्च किया। धीरे धीरे इराक की सैन्य शक्ति क्षेत्र की सबसे मजबूत सेनाओं में शामिल होने लगी। यही सैन्य विस्तार आगे चलकर देश की विदेश नीति और युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। 1970 के दशक के अंत तक राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर की तबीयत खराब होने लगी। 1979 में उन्होंने पद छोड़ दिया और सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए। सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने सरकार और पार्टी के भीतर बड़े बदलाव किए। कई वरिष्ठ अधिकारियों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और कुछ को मृत्युदंड दिया गया।
इस घटना ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि अब इराक की राजनीति में अंतिम निर्णय केवल राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का होगा। यहीं से शुरू हुआ सद्दाम हुसैन के शासन का वह दौर जिसने न केवल इराक बल्कि पूरे मध्य पूर्व और विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। अगले कुछ वर्षों में लिए गए उनके फैसलों ने इतिहास की दिशा को बदल दी। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने एक ऐसे इराक की कल्पना की जो आर्थिक और सैन्य दोनों दृष्टि से मध्य पूर्व की सबसे शक्तिशाली ताकत बने। लेकिन अगले कुछ वर्षों में उनके फैसलों ने देश को लगातार युद्धों, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की ओर ढकेल दिया। 1970 के दशक के अंत तक इराक और पड़ोसी ईरान के संबंध लगातार बिगड़ रहे थे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद, क्षेत्रीय प्रभाव की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र का राजनीतिक माहौल बदल गया। सद्दाम को आशंका थी कि इस क्रांति का असर इराक के भीतर भी पड़ सकता है। सितंबर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम को उम्मीद थी कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और इराक को रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह संघर्ष 8 वर्षों तक चला और आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे और विनाशकारी युद्धों में गिना गया। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए या घायल हुए। शहर, उद्योग और तेल प्रतिष्ठान नष्ट हुए। युद्ध के दौरान इराक पर ईरानी सैनिकों और इराकी कुर्द लड़ाकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की। विशेष रूप से उत्तरी इराक के कुर्द क्षेत्रों में हुए हमलों को आज भी इतिहास के सबसे दुखद घटनाओं में गिना जाता है। 1988 में युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हुआ। इराक ने अपने उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं किए थे, जबकि देश पर भारी विदेशी कर्ज बढ़ चुका था। युद्ध खत्म होने के बावजूद आर्थिक समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी। इसी बीच सद्दाम ने अपनी सेना को कमज़ोर करने के बजाय और मजबूत करना जारी रखा। उनका मानना था कि एक शक्तिशाली सेना ही इराक की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रख सकती है, लेकिन इसके लिए भारी धन की आवश्यकता थी। अगस्त 1990 में सद्दाम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इराकी सेना ने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया और कुछ ही समय में उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इराक का दावा था कि कुवैत तेल उत्पादन और सीमा से जुड़े मामलों में उसके हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कार्रवाई को आक्रमण माना। संयुक्त राष्ट्र ने इराक की निंदा की और कुवैत से तुरंत सेना हटाने की मांग की। जब ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया। जनवरी 1991 में शुरू हुए अभियान के कुछ ही सप्ताह बाद गठबंधन सेनाओं ने कुवैत को मुक्त करा लिया। यह संघर्ष व्यापक रूप से खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध के बाद इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र ने भी यह तय किया कि इराक जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। हथियार निरीक्षकों को जांच की अनुमति दी गई, लेकिन निरीक्षण को लेकर वर्षों तक विवाद चलता रहा। इसी दौरान इराक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ठप हो गई, प्रभावित हुई और आम नागरिकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। अमेरिकी सरकार ने इराक पर आरोप लगाया कि वह प्रतिबंधित हथियारों के कार्यक्रमों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर रहा है। इराक ने इन आरोपों को इनकार कर दिया। मार्च 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इराक पर हमला कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। इसके बाद सद्दाम अपने परिवार और कुछ करीबी सहयोगियों के साथ छिप गए। जुलाई 2003 में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में सद्दाम के 2 बेटे उदय और कुसैम मारे गए। इसके बाद भी सद्दाम कई महीनों तक गिरफ्तारी से बचते रहे। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें तिक्रित के पास एक भूमिगत ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उन्होंने बिना संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू हुई। अक्टूबर 2005 में इराकी हाई ट्रिब्यूनल में चर्चित
और विवादित राजनीतिक अध्यायों में से एक का अंत हो गया। आज भी सद्दाम हुसैन का नाम इतिहास में गहरी बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जिसने इराक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और तेल से होने वाली आय के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं कई इतिहासकार और मानवाधिकार संगठन उन्हें कठोर तानाशाह मानते हैं, जिसके शासन में राजनीतिक दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और बड़े युद्धों में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसी कारण सद्दाम हुसैन की विरासत आज भी विवादों से घिरी हुई है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण माना जाता है कि सत्ता, महत्वाकांक्षा, युद्ध और राजनीतिक निर्णय किसी देश और उसके लोगों के भविष्य को किस तरह बदल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।